हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक्ष्य सीरीज़ में क्लास नंबर 23। इससे पहले मैं 22 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ में मैंने जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है और आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं 63 से 71, ये आर्टिकल्स हम पिछली क्लासेस में करा चुके हैं और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और भी हैं जिनको हम इस क्लास में देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। ओके, कौन कौन से उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे 1952 से 62 तक रहे, ध्यान रखेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे 1962 से 67 तक इन्होंने कार्य किया। और बीबी गिरी ये 1967 से 69 तक रहे और गोपाल स्वरूप पाठक ये 1969 से 74 तक, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये 1979 से 1984 तक ये उपराष्ट्रपति पद पर रहे। आर वेंकट रमन ये 1984 से 87 तक, याद रखिएगा। शंकर दयाल शर्मा ये 1987 से 1992 तक। के आर नारायण ये 1992 से 1997। ओके, कृष्णकांत ये पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया, ये 1997 से 2002 तक रहे थे। नेक्स्ट है भैरव सिंह शेखावत, ये 2002 से 2007 तक। मोहम्मद हामिद अंसारी ये 2007 से 2017 तक। नेक्स्ट एम वेंकैया नायडू ये 2017 से 2022 तक रहे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन हैं, तो सीपी राधाकृष्णन ये वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जो 2025 में इन्होंने शपथ ली है। ओके, नेक्स्ट प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये आर्टिकल 74 से 78 तक इनका उल्लेख दिया गया है। जो प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना जाता है, याद रखिएगा। जो मंत्रिपरिषद की सहायता करता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री जो निम्नलिखित के अध्यक्ष होते हैं, जैसे नीति आयोग, अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री को सरकार का वास्तविक प्रमुख भी माना जाता है। राष्ट्रपति को कानूनी नाम मात्र का ही प्रमुख माना जाता है, याद रखिएगा। मुख्य कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद जो आर्टिकल 74 है इसमें मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, ये आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 74(1) में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। जो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा, तो प्रधानमंत्री, और जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही या सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। ओके, नेक्स्ट 42वें संविधान संशोधन ने सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया। 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह कर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को अंततः दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। ओके, जो आर्टिकल 74 है 74(2) में यह प्रश्न कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी थी और यदि दी थी तो वह क्या दी थी, किसी भी न्यायालय में नहीं पूछा जाएगा। जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में पहली बार औपचारिक रूप से संविधान में कैबिनेट शब्द पेश किया गया। विशेष रूप से अनुच्छेद जो आर्टिकल 352 है, इस 352(3) में, जिसमें कहा गया कि आपातकाल कैबिनेट मिशन की जो कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आधारित होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। जो 352(3) है इसमें कहा गया कि जो आपातकाल है वो कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही होना चाहिए, ना कि ऐसे कॉल कर दिया तो आपातकाल लागू कर दिया, ये नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट है बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री में अशोक के शिलालेख। ओके, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर
बिंदुसार, फिर अशोक। ओके, अब आज हम करने वाले हैं शिलालेख। अशोक के शिलालेख दो प्रकार के हैं, सिलाई और स्तंभ शिलाएं। ओके, प्रमुख 14 संख्या है और पहली बार 1938 में जेम्स फ्रेंडशिप द्वारा पढ़ा गया। लघु 15 है और नोट विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। अशोक के प्रमुख शिलालेख को पढ़ने में शामिल थे। जेम्स फ्रेंडशिप 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जेम्स फ्रेंडशिप। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रमुख शिला अभिलेख कुल कितने ही, तो 14, और कुल भाषाएं कितनी थी, 3। उपयोग की गई लिपियां थी 4। ओके, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में थे। ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान में उपयोग की गई लिपि ग्रीक और आर्मीयक थी। भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में उपयोग की गई लिपि खरोष्टी थी और अभिलेखों में उनका उल्लेख इस प्रकार देवनागरी प्रियदर्शी अर्थ देवों का प्रिय, भगवान का प्रिय, जिसका अर्थ होता है। ओके, और आपको कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। ओके, और यदि हमसे कोई भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में प्रमुख बांध परियोजना। ओके, यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना 1948 में जो टेनेसी नदी परियोजना पर आधारित है। ओके, दामोदर नदी के 4 प्रमुख बांध हैं। कौन कौन से, तो यहाँ बांध के नाम दिए गए हैं और स्थान और नदी। मैथुन बांध है, ये झारखंड में बराक नदी पर है, बराकर नदी पर है। और तिलैया बांध, ये भी झारखंड में बराकर नदी पर है। पंचीत बांध, ये कहाँ पर है, झारखंड में दामोदर नदी पर। ध्यान रखिएगा। कोनार बांध, ये झारखंड में है, कोनार नदी पर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये बांध है, इनकी नदी और जो स्थान है, जो स्टेट के नेम हैं, उनको ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बांध परियोजना, निर्मित सतलज नदी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ये परियोजना बनी थी और यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा भी है। ध्यान रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध, ये एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन बनता है। इसमें 2 बांध शामिल हैं, भाखड़ा नागल बांध और जो मध्य प्रदेश में है, और नागल बांध जो कहाँ पर स्थित है, तो पंजाब में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, निर्मित महानदी पर, उड़ीसा में संबलपुर जिले में। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ओके, हीराकुंड बांध बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। किस नदी पर है, महानदी पर। अब ऐसे याद रख सकते हो, हीरा तो महान लोगों को ही मिलता है। ओके, इससे महानदी पर हीराकुंड बांध। मुख्य बांध 4.8 किलोमीटर लंबा है और बांध और तटबंध मिलाकर कुल लंबाई कितनी है, 5.8 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है टेहरी बांध, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बांध है। ध्यान रखिएगा। जो निर्मित कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर। ये इनकी नदियाँ पूछ ली जाती हैं। भागीरथी नदी पर है। ओके, उत्तराखंड में। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचाई 261 मीटर है। ध्यान रखिएगा। फरक्का बांध निर्मित गंगा नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। यह बांध हुगली नदी को पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था, जो फरक्का बांध है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी में तीसरी पंचवर्षीय योजना और के थर्ड 5 ईयर प्लान। इसका कार्यकाल 1961 से 66 तक था। ओके, इसमें DR गॉडगिल मॉडल को अपनाया गया। ध्यान रखिएगा। मॉडल बहुत पूछे जाते हैं। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। ओके, ये मॉडल ध्यान रखिएगा। लक्ष्य 5.6 ग्रोथ रेट लाना था। प्राप्ति कितने की हुई, तो 2.8% के। ध्यान रखिएगा। ग्रोथ रेट कम प्राप्त करने के क्या कारण थे, किस वजह से ग्रोथ रेट अच्छे प्राप्त नहीं कर पाए, तो 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था। ओके, और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी और 1965 में बंगाल में सूखा की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ओके, और 1965 में पाकिस्तान के साथ ही युद्ध भी हुआ था, तो इस वजह से इस पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट कम प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट उपलब्धियां, 1964 में बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी रूस के सहयोग से। 1964 में UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1964 में ही IDBI बैंक की भी स्थापना की गई थी। 1965 में APC कृषि कीमत आयोग की भी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना के ही दौरान।
और 1965 में FCI भारतीय खाद्य निगम की भी स्थापना की गई थी और 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। उद्देश्य क्या था? जो तीसरी परियोजना स्वतः स्फूर्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और प्राथमिकता कृषि और उद्योग दोनों को दी गई थी, ध्यान रखिएगा। ओके, पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन बनते हैं। बायोलॉजी में हम करने वाले हैं जंतु एवं पादप ऊतक। ऊतक होते क्या हैं? टिश्यू कोशिकाओं का एक समूह होता है जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं, जैसे मांसपेशियां, तंत्र का निर्माण करना। जीवन की मूल इकाई किसको कहा जाता है? कोशिका को। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ऊतकों का समूह क्या कहलाता है? अंग। ऊतकों के समूह से क्या बनता है? अंग। और अंगों के समूह से अंग प्रणाली, और अंग प्रणाली के समूह से जीव की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये नेक्स्ट है पादप ऊतक। जो पादप ऊतकों को मोटे तौर पर दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। तो आज हम बात करने वाले हैं विभज्योतक ऊतक। यह ऊतक उन कोशिकाओं से बने होते हैं जो निरंतर विभाजन कर सकते हैं, जिनमें पौधे की वृद्धि में सहायता मिलती है। विशेषताएं: स्थान पौधे के बढ़ते क्षेत्र में, जड़, तना आदि। आकार गोलाकार, अंडाकार और आयताकार होता है विभज्योतक ऊतक का, ध्यान रखिएगा। कोशिकाएं छोटी और पतली होती हैं, जिनमें सघन कोशिका द्रव्य और बड़े केंद्रक होते हैं। अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान और रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ये सक्रिय कोशिकाएं हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके में, जो हमारा टॉपिक है जनगणना से संबंधित। ओके, इससे पहले कुछ चीज़ें जनगणना का इतिहास, ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में हम करा चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लासेस को क्रम से देखिएगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा बीच बीच में कहाँ से रख दिया है। तो ओके, समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं बाकी की सभी चीज़ें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ क्रम से करा रही हूँ। ओके, तो स्टैटिक जीके के हिसाब से और ज्योग्राफी के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जनगणना से संबंधित। तो 2011 की जनगणना, 2011 की रजिस्ट्रार जनरल C चंद्रमौली थी। ओके, आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। डेटा एकत्र किया गया 35 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 640 जिलों से। ओके, जनगणना को दो चरणों में, जो जनगणना थी वो 2 चरणों में आयोजित की गई थी। गृह सूचीकरण अप्रैल सितंबर 2010 में गणना की तिथि थी और 9 से 28 फरवरी 2011 थी। जनसंख्या गणना के दौरान लोगों से कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। ओके, नेक्स्ट, ये पूछा तो नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको करा दे रही हूँ। आगे की सारी चीज़ें और भी कराऊंगी, जैसे सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ कहाँ है, तो लिंगानुपात, ये सब। ओके, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना में, ओके, कुल जनसंख्या 1.21 अरब। ओके, भारत का विश्व जनसंख्या में हिस्सा कितना? तो 17.5%, ध्यान रखिएगा। ओके, और नेक्स्ट चीन का विश्व जनसंख्या में है जो हिस्सा था वो 19.4%। पुरुष जनसंख्या कितना था? तो 6 यानी कि जो 623.7 मिलियन, ध्यान रखिएगा। महिला जनसंख्या तो 586.46 मिलियन, ध्यान रखिएगा। ओके, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक अंडमान और निकोबार और सबसे कम कहाँ पर? लक्षद्वीप में, ये भी ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में सबसे अधिक झुंगी बस्ती जनसंख्या है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे अधिक झुंगी बस्ती जनसंख्या मिलती है। ओके, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। और ये था आज का हमारा टॉपिक या आज की क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी। साथ ही आपको यदि इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक मैं इस क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, जहां से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। तो आप उनका बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो GS है वो बार बार रिवीजन करने से ही याद होती है। ओके, और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा।